तो ये जो हमने डिस्कशन टेस्ट लिया था, अब इस टेस्ट में जो आपके मार्क्स आज देखे गए तो देखा कि आपने लिखने का तो कुछ काम किया ही नहीं। अब पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। ओके, तो अगर इस तरह का सवाल बेटा आपको दिया जा रहा है जिसमें आपसे पूछ रहे हैं सिंपल सा कि सर यहाँ पे पैरेलल मिरर्स के केस में कितने नंबर ऑफ इमेजेस आते हैं। तो अगर आपके दो पैरेलल मिरर आप एक दूसरे के सामने रखते हैं जो कि प्लेन मिरर्स हैं और ये एक दूसरे के सामने ऐसे रखे, तो आपको पता है कि इससे ये जो रिफ्लेक्शंस है बच्चे मल्टीपल चलेंगे, है ना, और ये रिफ्लेक्शंस आपके ख़त्म नहीं होने वाले, एक के बाद एक के बाद एक बनता चला जाएगा। तो इस केस में जो इमेजेस बनती हैं बच्चे वो इनफाइनाइट इमेजेस आती हैं, है ना। अगर आपका मन करता भी है किसी के नंबर ऑफ इमेजेस निकालें तो ये वैल्यू या तो 360/θ होती थी या 360/θ-1 होती थी। अगर 360/θ देखें तो दोनों मिरर्स जो हैं बच्चे पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल जो है टेक्निकली देखा जाए तो 0 माना जाएगा। तो ये 360/0 जैसा कुछ बना, ये नंबर इटसेल्फ अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। तो आपकी इनफाइनाइट इमेजेस आनी चाहिए थी। क्लियर? हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ग्लास लेंस वेरी इफ द इंसिडेंट लाइट वॉयलेट इज रिप्लेस विद द रेड लाइट। सर डेलम का क्या इफेक्ट आता है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ नीचे लेके चलूँ तो आपको याद है थिन प्रिज्म के केस में डेल की वैल्यू किसके इक्वल थी, n-1 × a के इक्वल। क्लियर? अब जो आपके पास वॉयलेट से लेके रेड की तरफ जाते हैं तो इस डायरेक्शन में आपको वेवलेंथ के बारे में क्लियर है कि वेवलेंथ आपकी इंक्रीज़ करती है ना, और इस डायरेक्शन में जाते हैं बच्चे तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिक्रीज़ करता है, जो आपका नियम है n = a + b/λ²। क्लियर? तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चे रेड से ज़्यादा होता है और बीच में बाकी सेट होता है। तो इस केस में जो मैक्सिमम डेविएशन आएगा बच्चे वो वॉयलेट के लिए मैक्सिमम होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, और सारे कलर्स में रेड के लिए मिनिमम आएगा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, इन्हें बताना चाहिए था किसकी बात हो रही है ना। तो वैसे तो आंसर आप में से किसी बच्चे ने सही लिखा भी नहीं है ना। तो मैग्नीफाइंग की पावर की बेटा बात की जाए तो दो चीज़ें होती है, एक होता है मैग्नीफिकेशन, है ना, लीनियर मैग्नीफिकेशन इसको हम बोलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर जो था बच्चे अगर कोई पूछे तो क्या बनता है, तो जनरल टर्म में देखा जाए तो किसी भी उसका मैग्नीफाइंग का बात आती है जो इंस्ट्रूमेंट है और जो आइज़ है इनका रेशियो, आई पे जो थीटा बन रहा है और जो इंस्ट्रूमेंट ने बनाया। अगर मैं पूछूं बच्चे कि अगर माइक्रोस्कोप के लिए देखा जाए, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में रिलैक्स्ड आइज़ के लिए मैग्नीफिकेशन d/f आता है, और जो आपकी स्ट्रेन्ड आइज़ होती है जब आपकी जो इमेज होती है वो d पे बनती है, फाइनल इमेज एट, यहाँ इमेज इन्फिनिटी पे आती है, यहाँ फाइनल इमेज d पे आती है। तो इस केस में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 + d/f आती है। ओके, हेलो, यस, मैम आई विल कॉल लेटर। तो ये पॉइंट है बेटा अपने पास। फिर था राइट द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, केवल आपको फोर्थ क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना था। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ, है ना, ये सेकंड हुआ, ये फोर्थ हुआ। फोर्थ में सबको याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, बच्चे ज़्यादातर बच्चों ने सिंपली sin i/sin r लिख दिया। वो आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पूछे थे a + del m/2, है ना, /sin a/2। इस सिनेरियो में जब रे मिनिमम डेविएशन लेती है तो आपका n की वैल्यू बच्चे ये आती है। यहाँ पे आपको अगर a और del m पता हो तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्व कर सकते थे।
ये 4th क्वेश्चन की बात है। तो आपके 4 नंबर बच्चे यहाँ मिल सकते थे। अगर मैं ही अपनी कॉपी चेक करूँ तो बोलूँगा ठीक है, आपने मेन पॉइंट लिख दिया यहाँ पे आपने पॉइंट बोल दिया कि वॉयलेट के लिए मैक्सिमम होता है, रेड के लिए मिनिमम होता है। मैनिफिकेशन पे भाई आपको नहीं बताया गया था क्वेश्चन में, तो मैंने सारा ही लिख दिया जिससे मेरे नंबर ना कट हो, है ना। और नेक्स्ट आता है बच्चे, मुद्दे की बात लिख दी, आगे पीछे का लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप कॉपी ख़त्म करें आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए। नेक्स्ट सेक्शन क्या कह रहा है बेटा आपसे, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है ना। राइट सेट एडवांटेज ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये बच्चे आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक क्वेश्चन आ गया। तो मैं इसमें अगर बात करूं तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में अब तो बहुत दिन पहले ही से हटा दिया गया था, पर क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया तो ठीक है। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में बच्चे क्या होता है, यहाँ बच्चे आपने इसकी ठीक है, ये आपने बच्चे यहाँ पर जो टेलीस्कोप था उसकी बॉडी ली बेटा, ये मेन, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। यहाँ बच्चे आपके पास क्या करते हैं, आप यहाँ पर आप एक सेकेंडरी मिरर बेटा यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव मिरर आ गया जिस पे लाइट गिरेगी आके। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्टिव मिरर आ गया बच्चा। ये लाइट रेज बेटा आपके पास आती हैं इस तरीके से, क्योंकि आप टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो अज्यूम कर सकते हैं रेस कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से। अब ये रेस बच्चे इन्फिनिटी से आके इस मिरर पे आके हिट करती हैं, ये यहाँ पे आके हिट करती हैं और एक तरीके से अगर यहाँ पे आई बेटा और ये यहाँ पे आती है तो आपके फाइनल बच्चे रे यहाँ पे आए इस तरीके से। और इसके आगे बच्चे आपके पास यहाँ पे आई पीस आया और ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछे सर इनके बेनिफिट क्या हैं, तो पहली चीज़ तो बेटा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो आता है इसमें कोई आपका, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है तो क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है। तो पहला एडवांटेज जो आपके पास है सर, देयर इज़ नो क्रोमेटिक एब्रेशन, क्योंकि टेलीस्कोप यूज़ करोगे जो नॉर्मल होता है उसमें लेंसेज यूज़ करते हो और लाइट इन्फिनिटी से या दूर से कहीं से आ रही है, आप वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक तो नहीं मान सकते हो। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग से बेनिफिट क्या होता है, नो क्रोमेटिक एब्रेशन। सेकेंड थिंग बच्चे अच्छे से देखो तो यहाँ पे जो मिरर यूज़ किया जाता है बच्चे पैराबोलाइड होता है, तो स्फेरिकल एब्रेशन भी हम अवॉइड करते हैं। क्लियर, मतलब कॉर्नर पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चे आपके एडजस्ट होती चलती है और यहाँ पे आपका स्फेरिकल एब्रेशन आपके पास कम आता है। थर्ड थिंग बच्चे क्या होता है, अगर लेंसेज को लोगे और मिरर को कंपेयर करोगे तो लेंसेज दो लेयर्स के बीच में सॉलिड होता है और मिरर एक लेयर होती है जो पॉलिश होती है। तो हमेशा ध्यान रखना मिरर और लेंस के केस में सर जो मिरर्स होते हैं वो लाइट होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सर ये लाइट है तो जो मैकेनिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है बच्चे वो बहुत कम है रिफ्लेक्टिंग के कंपैरिजन में। क्लियर, तो लेस मैकेनिकल सपोर्ट is required as mirrors are lighter than lens। मैं अपनी राइटिंग को बेटा बहुत अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया बेटा, और अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो स्ट्रेट आता है बच्चे कि बनाने में मिरर बनाना बच्चे बहुत इजी होता है ना, और जो लेंसेज होते हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से अगर चलें तो मार्केट में जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं उनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है रिफ्लेक्टिंग के कंपैरिजन में। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर चीपर।
ओके। बाकी इसका बच्चे फॉर्मूला आपको नहीं दिया गया था, वो आपको करना भी नहीं, केवल कंस्ट्रक्शन बना के आप आगे बढ़ सकते थे। हाउ डज़ द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वेरी इफ़ द इंसिडेंट लाइट इज़ रिप्लेस्ड बाय वॉयलेट लाइट। अगर बच्चे मैं क्या करूँ यहाँ पे रेड लाइट को किससे रिप्लेस कर दूँ, वॉयलेट से, तो पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है ना। तो आप दो तरीके से समझा सकते हैं बेटा, डायग्राम से समझा दीजिए कि अगर आप रेड लाइट लोगे बेटा, है ना, और वॉयलेट लोगे, तो अगर मान लो तुम्हारे पास रेड लाइट आ रही है बेटा यहाँ से, अब एग्ज़ाम में देखो तुम्हें पेंसिल ज़्यादा अलाउड तो नहीं है, पर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग लेबल डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे से बात समझ में आएगी, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा कौन सा रेड कौन सा वॉयलेट। तो ये रेड आ गया, है ना, और ये बात सबको क्लियर है कि अगर मैं इसके सामने वॉयलेट लूँगा तो वॉयलेट में जो है डेविएशन ज़्यादा होता है अपने पास से, तो वॉयलेट जो होगा बच्चे पहले ही कहीं पे कन्वर्ज हो जाएगा। दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, रेड और वॉयलेट में रेड दूर तक जाएगा और वॉयलेट पहले ही कहीं पे रुक जाएगा। तो अगर मैं पूछूं तो कौन ज़्यादा बेंड किया, तो वॉयलेट ज़्यादा बेंड किया, तो उस हिसाब से पावर ऑफ वॉयलेट जो होगी वो आपकी ज़्यादा होगी पावर ऑफ रेड से। अब अगर आपका मन करे इसको मैथमेटिकली दिखाना चाहें तो पावर का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सराउंडिंग मीडियम -1 डिवाइड बाय 1/R1 माइनस 1/R2। अब एक बात पक्की हो गई बेटा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका मीडियम का वॉयलेट के लिए ज़्यादा है, तो अगर वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पावर जो वॉयलेट की होगी रेड से ज़्यादा होगी। आप इस बात को थोड़ा सा लिख देंगे तो टीचर आपको नंबर नहीं कट करेगा, दो इट इज़ सफिशिएंट बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट। क्लियर, पूरा आपको लिखना पड़ेगा इस केस में कि सब पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। डन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बेटा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। A ray of light of incident at 49 degree of an equilateral prism passes symmetrically. Calculate the refractive index of the prism. अब बच्चे अगर न्यूमेरिकल के नंबर अगर तुम नहीं ले पाए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बिल्कुल शुद्ध नंबर होता है, सीधा सीधा करके आना है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। एटलीस्ट एक्सप्रेशन तो लिखते हैं। तो आपको बेटा क्वेश्चन में दिया गया कि आपके पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म था, तो इक्विलेटरल प्रिज्म की ड्राइंग बेटा बना दीजिए। एटलीस्ट ड्राइंग तो बनाते हैं, किसी ने रे डायग्राम भी नहीं बनाया। अब एक लाइट रे मान लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक आती है बच्चे कितने एंगल पे, 49 डिग्री पे। ये 49 डिग्री पे आती है बच्चे, और जब भी सिमेट्रिकली पास होती है तो बच्चे मिनिमम डेविएशन का केस होता है। सिमेट्रिकली पास होने के केस में मिनिमम डेविएशन का केस आ गया बच्चे। क्लियर। तो अगर तुमसे पूछूं तो रे आई कितने एंगल पे, 49 डिग्री पे, और उसका जो प्रिज्म एंगल है बच्चे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है ना। अब आपसे को पूछे कि यहाँ पे क्या होगा, तो सबको पता है जब बेस के पैरेलल जाता है तो बाई सिमेट्री ये 30 डिग्री आएगा। ऐसे R1 और R2 का सम A था, पर इस बार दोनों सेम हो जाएंगे। अब अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो 1 इंटू साइन 49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, n इंटू साइन 30। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर बच्चे को पूछे तो साइन 49 डिवाइड बाय साइन 30 आता है। साइन 49 को पूछेगा तो याद आता तो वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री आता था, और साइन 49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, एन रेडियन डिवाइड बाय आंसर 3/4 ही आता। तो साइन 49 अगर वो डाटा याद रह गया तो 3/4 लिखा, ये 1/2 आया, ये 6/4 आया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 1.5 आ जाएगी। ठीक है। बाकी आप अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें कायदे से तो आप लिखेंगे व्हेन रे इज पासिंग सिमेट्रिकली दैट मीन्स दिस एंगल थीटा, दिस बोथ एंगल्स आर सेम एंड सम ऑफ दीज टू एंगल इज 60, हेंस 2x इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा बात आई आपके सामने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, आपको दिया गया था नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रिक पर्सन इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर
रिक्वायर्ड टू एनेबल द पर्सन टू रीड क्लियरली बुक 25। अब बच्चे उसका कहना है कि मेरे को 50 के बाद का दिखता ही नहीं है ना। नियर पॉइंट मतलब होता है कि जहाँ तक वो नियरेस्ट देख सकता था उसके बाद का नहीं दिख रहा उसे। तो आपने 8th क्वेश्चन लिखा है बच्चे। अब हाइपोमेट्रिक क्वेश्चन के लिए अगर बात की जाए तो नियर पॉइंट कितना हो गया बच्चे 50 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की बात है बेटा तो टेक्निकली आपको ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखना होगा, -25 के डिस्टेंस पर। आपकी फाइनल इमेज बच्चे कहाँ पे आनी चाहिए, -50 पे। 25 पे रखी हुई चीज़ 50 पे दिखे, ऐसा उनका आपसे हेल्प मांगी गई है। कई बच्चों ने तो लेंस का फॉर्मूला ही गलत लगा दिया। अब उसके लिए फिर मैं क्या करूं, है ना। ये तो सही होना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद अब आप अगले दिन लेंस का फॉर्मूला ही गलत लगा देंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो -1/50 आया, इसको 2/50 लिखेंगे, 1/50 आया। और फोकल लेंथ की वैल्यू को पूछे तो 50 सेंटीमीटर आ गए। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आ रही तो इसे 1/2 मीटर भी लिख सकते थे। और पूछा जाए तो पावर की वैल्यू बच्चे 2 डायोप्टर आएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। 2 थिन लेंसेज दिए गए थे, दोनों 10 सेंटीमीटर के थे। फोकल लेंथ के 1 कॉन्वेक्स 1 अदर कॉनकेव आर प्लेस्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको कराया था, मैंने कहा था न्यूमेरिकल आएंगे, और न्यूमेरिकल गलत करना तो बेटा बिल्कुल ही नहीं अलाउड है ना। तो आपने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और 2 थिन लेंसेज थे। आप दोनों को डायग्राम बना लीजिए। एक कॉन्वेक्स है तो एक कॉन्वेक्स था बच्चे, एक कॉनकेव था, ठीक है ना। और दोनों के बीच का गैप भी आपको बता देगा 5 आ रहा है। ये +10 है, ये -10 है। एक ऑब्जेक्ट बच्चे आपने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा, कॉन्वेक्स है। तो ऑब्जेक्ट अगर 20 पर है तो मेरे ख्याल से हम चाहें तो सीधे सीधे भी आंसर लिखते थे, पर अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो चलो 1/v - 1/e = 1/f लिखें। 1/f 1/10 आ गया। u की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, -20 आ गए। तो 1/v + 1/20 और 1/v = 1/10 - 1/20, तो 2/20। तो v की वैल्यू बच्चे +20 आ गई। अगर याद होता तो आप ऐसे ही बोल सकते थे सर, अगर 2f पे कोई ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज भी 2f पे ही बनती थी। अब पता आपने ऑब्जेक्ट 2f पे रखा तो इसकी इमेज बच्चे यहाँ पे बैक साइड 2f पे बननी चाहिए थी, है ना। अब दिक्कत बच्चे क्या है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक तो रे डायग्राम पूरा होगा। लेंस के आने के बाद से बच्चे ये रेज जो होंगी बच्चे ऐसे जाएंगी और ये कहेगा भैया मैं थोड़ा सा और पीछे कर दूंगा। तो ये कहानी किसके लिए होगी, फर्स्ट लेंस के लिए। और सेकंड लेंस के लिए अगर बेटा पूछा जाए तो क्या बोलोगे, u की वैल्यू, ये दूरी बच्चे कितनी हो जाएगी 15। तो पहले सेकंड लेंस के लिए u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +15। फोकल लेंथ कितनी है बच्चे, -10 +15। क्लियर। क्योंकि ये आपका रेज जो है बेटा सीम टू कन्वर्ज, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो u की वैल्यू +15, f की वैल्यू -10। तो 1/v - 1/u = 1/f आ गया। क्लियर। 1/v - 1/15 है ना, = -1/10। अगर मैं इसको ठीक से लिखूँ तो 1/15 - 1/10, तो ये आ गया 2/30 - 3/30 और आंसर -1/30। तो ये क्या करेगा बच्चे, रेस को कुछ ज़्यादा ही बच्चे इसने क्या करा, डाइवर्ट कर दिया। ये बच्चे चेक कर लेता हूँ आंसर सही बन रहा है ना। u की वैल्यू -1/15 आ गई, ठीक है, +15 थी, ये -10 आ गया, है ना, -10 था, ठीक है। इसको उधर लेगा 1/15 - 1/10, 2/30 - 3/30 इसका मतलब रेस जो होंगे बच्चे आपके ऐसे जाएंगे और जो पर्सन उस साइड से देखेगा उसको रेस जो होंगी बच्चे है ना, इस लेंस से कितना पीछे, 30 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, सर फाइनल इमेज is at 30 centimeter behind the lens।
क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ तक के 3 मार्क्स के थे और आगे भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ तो ना करें आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए बेटा, क्या बनेगा। एक प्रिज्म था आपको बेटा दिया गया यहाँ पर। प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन बच्चे कितना दे दिया गया, 51 डिग्री। एंड प्रिज्म गिव्स सेम डेविएशन of 62 degree for these two angles. Clear? तो determine the refractive index of prism. अब अगर आपको याद है तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर डेल और आई का ग्राफ बनाओगे बच्चे, तो एक ही डेविएशन के लिए बच्चे आपके आई की 2 वैल्यूज़ होती हैं, याद है? उनमें से एक अपने आप ही आई और एक ई और एक डेल आ गया। तो उस हिसाब से इनका कहना ये था, इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो डेल की वैल्यू बच्चे कितनी है। इस डायग्राम में डेल की वैल्यू आपके पास आ गई 62 डिग्री 48 प्राइम, और आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 46 डिग्री 6 प्राइम, और ई की वैल्यू आ गई 82 डिग्री 42 प्राइम। क्लियर? तो अगर पूछे तो डेल की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, आई प्लस ई माइनस है, तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू हो जाएगी आई और ई का सम माइनस डेल। अगर आप इसे ऐड करोगे आई और ई, तो 42 और 46 48 आ गया प्राइम में, है ना। और इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 2 8 एंड 8 और 4 12, तो 118। क्लियर? इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 62 डिग्री 48 प्राइम आ गया, तो टर्म कैंसिल हो गया बच्चे, तो 48 प्राइम कैंसिल, तो 118 और 62 कट करोगे तो आपके वैल्यू आई थिंक 56 डिग्री जैसे आनी चाहिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चे, तो फिर सीधी सी बात आ गई बेटा आपके पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। ए तो क्लियर है, 56 लिखा, 2 से डिवाइड किया। डेल एम मिनिमम डेविएशन कितना था 51, और प्रिज्म एंगल कितना है बच्चे 56 डिवाइड बाई 2। तो ऊपर वाली वैल्यू अगर आप देखोगे तो 56 और 51 कितना हो गया बच्चे 107 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन 28। अब देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, 107 की जगह 106 हो जाता, तो 106 डिवाइड बाई 2 आता, 53 बनता, और साइन 53 की वैल्यू अगर पूछे तो 4/5 आती। क्लियर? साइन 28 तो एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे, है ना, आपको भी नहीं पता, पर अगर साइन 30 लिखूँ तो 1/2 आ जाएगा, तो 4/5 8/5 1.6। अब आपने डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ाई थी तो एंगल बढ़ा होगा, इसलिए कम हो गया होगा, तो 1.6 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कशन है बेटा यहाँ पर, प्लॉट ग्राफ फॉर। अभी ग्राफ में जो है सब ने बच्चे लाइन से बस ग्राफ बना दिया बेटा, अरे ग्राफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो देखा जाए क्वेश्चन क्या था, प्लॉट अ ग्राफ फॉर डेविएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये ग्राफ बेटा मैंने आपको बना के दिखाया भी कि डेल वर्सेस आई का ग्राफ जो बच्चे हम लोग लैब की एक्टिविटीज़ से पाते हैं, वो ग्राफ बच्चे कुछ ऐसा आता है। क्लियर? डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द एंगल ऑफ प्रिज्म मिनिमम डेविएशन। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका मिनिमम डेविएशन बेटे डेल एम है, तो तब होगा जब आपका आई और ई सेम होंगे, और अगर आई और ई सेम होंगे तो डायग्राम से बेटा देखो क्या होता है, सब मिनिमम डेविएशन केस में जितने एंगल पे रे आएगी सेम एंगल पे इमर्ज करनी चाहिए। तो लाइट रे आई बेटे यहाँ पर ऐसे गई और ऐसे आ गए, ये आपके नॉर्मल हो गए। अब बच्चे जब मिनिमम डेविएशन की बात होगी तो आई और ई सेम होंगे, तो श्योरली आपके अंदर वाले R1 और R2 भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो डेल एम के केस में ना केवल आई और ई सेम होते हैं, R1 और R2 की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना।
अब आपसे को पूछे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा। सबको पता है बेटा R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है बच्चे, A। तो R1 कितना हो जाएगा, A/2, क्योंकि दोनों सेम है। और डेल M कितना हो जाएगा बच्चे, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये A हो जाएगा। और I और E सेम है तो 2I माइनस A आ गया। तो अगर पूछो डेल M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा, सॉरी डेल M तो पता ही है, 2I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, डेल M प्लस A। और I कितना हो जाएगा, डेल M प्लस A/2। क्लियर। तो इस सिनेरियो में अगर पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, साइन I बाय साइन R। और रे I कितने एंगल पे है बच्चे, I पे, तो साइन डेल M प्लस A/2 डिवाइड बाय साइन ऑफ A/2। क्लियर। थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, वो आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करिए, आप लिखिए। ये आपका पूरा 5 मार्क्स का बना बच्चे। ये 11th क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन बेटा देखा जाए क्या है यहाँ पर। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, उसको डबल कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखते हैं बच्चे। डबल कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस बच्चे, एक R1 एक R2 ले लिया था। अब आप क्या करते हो बेटा, रिफ्रैक्शन से बेटा आपको प्रूव करना था सेकंड सरफेस के रिफ्रैक्शन के साथ, और उससे लेंस मेक का फॉर्मूला बनाना था। तो टेक्निकली बच्चे लेंस मेक का फॉर्मूले का डेरिवेशन ही हुआ। मैंने आपको डेरिवेशन बेटा कराया था, अगर आप देखोगे तो ये आपने बच्चे लेंस लिया, ये आपका ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सेस आ गया, या R1 आ गया, या R2 आ गया। इधर फैक्टर इंडेक्स NM है, इधर आपका NL है, इधर NM है। अब ऑब्जेक्ट बच्चे आप कितने डिस्टेंस में मान लेते हैं, U डिस्टेंस में। पहली बार जब रिफ्रैक्शन होगा एयर से R1 में जाओगे ग्लास में, तो आप कहीं तो इमेज बनाओगे ना बेटा। क्लियर। ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं बच्चे, फर्स्ट केस में जो आपका डिस्कशन आया बेटा, उस केस में आपका मान लेते हैं ये इमेज कहाँ पे आ गई, V प्राइम, क्योंकि फाइनल इमेज नहीं होने वाली है। देखा जाए जो पहला रिफ्रैक्शन हुआ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के केस में क्या सिनेरियो था, सर फॉर्मूला आपने लिखा N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। आप गए किस में आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस में, ठीक है ना। और ये V प्राइम आ गया। आई कहाँ से थे बच्चे आप, NM से, और ये U आ गया, NL माइनस NM डिवाइड बाय पहली सरफेस R1। ठीक है। जब बच्चे आपके पास सेकेंड रिफ्रैक्शन आएगा, सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या हुआ बच्चे, सीधी सी बात है, ये जो आपने बनाया है ये पूरा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये रे बच्चे यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी। जब यहाँ पहुँचेगी तो उससे पहले ही बच्चे रे आपके कुछ इस तरीके से बेंड होकर ऐसे आ जाएगी। मैंने ऐसे मान लिया, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, है ना। तो आपकी फाइनल इमेज मान लेते बच्चे इस पॉइंट पे आ गए, मतलब जो दुनिया को दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, और फाइनल इमेज लेंस के हिसाब से। बस सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए देखा जाए तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए I प्राइम इमेज आएगी। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए तुम देखोगे तो रेज कैसे आ रही थी, जो पीछे जाके कहीं मिल रही थी, कहाँ पे रेज मिल कहाँ रही थी, V प्राइम पे, और आपकी रेज बेंड होके मिली कहाँ पर बच्चे, तो V पे, है ना। ये रेज ऐसे आ रही बेटा। तो मैं पूछूं तो फॉर्मूला क्या बना, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज इस बार किस में जा रही है बच्चे, NM में। इस सरफेस के लिए अगर थिन लेंस है तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुई, तो ये वैल्यू बच्चे आपके पास आ गए NM बाय अब जा किस में रहे बच्चे, NM में, तो आपका N2/V, तो NM/V आ गया, माइनस आ कहाँ से रहे, NL डिवाइड बाय V प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, NM माइनस NL डिवाइड बाय R2। अब यहाँ पे साइन हम किसी का भी नहीं रख रहे हैं, उसका रीज़न ये है
आपको कुछ भी नहीं पता R1 क्या है R2 क्या है, तो आपने क्या रखा है, इससे रखा और रिलेशन आ गया। पहली वाली इक्वेशन देखोगे तो NL/V प्राइम NM/U इज इक्वल टू क्या हो गया, चाय दे देना भाई। तो ये NM/V आ गया, हाँ दे दो भाई चाय, इज इक्वल टू NM माइनस NL डिवाइड बाय R2। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये टर्म बच्चे जो था आपके पास NM/V वाला टर्म क्या हो गया बच्चे, सॉरी ये टर्म नहीं, ये वाला टर्म आपका कैंसिल हुआ। और जब आप ऐड करोगे तो NM कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/V माइनस 1/U। NL माइनस NM कॉमन आ गया बच्चे, और 1/R1 माइनस 1/R2। इस हिसाब से 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NL/NM माइनस 1। भाई ये वैल्यू आ गई। आपको पूछे ये जो आपने वैल्यू निकाली राइट साइड पे, ये क्या है, ये टेक्निकली बच्चे फोकल लेंथ है। क्यों, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज फोकस पे आनी चाहिए, तो ये वैल्यू 1/f करके आ जाएगी। और 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, NL/NM माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन में 12th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें आपने ऐसे किया। अब देखो अगले पार्ट में आपसे क्या कर रहे हैं, उसी का न्यूमेरिकल। तो पहले के अगर तुम 3 नंबर मान लो तो दूसरे के 2 नंबर जैसे हुए, है ना, आपने इसे पेस्ट किया और आपने देखा डबल कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, 1.55 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताएगा फोकल लेंथ इतनी है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कि 1/f की वैल्यू क्या होती है, 1.55 माइनस 1। अब अगर आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों रेडियस कर्वेचर सेम है, तो एक 1/r बनेगी और दूसरी के रेडियस ऑफ कर्वेचर अपोजिट साइड से आएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 0.55 इंटू 2/r। इसको अगर ठीक से देखोगे तो 1.1 डिवाइड बाय r आ गया। और कब पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, तो वैल्यू हो जाएगी 1.11 इंटू f। तो फोकल लेंथ कितनी थी बच्चे, 30। तो 1.1 इंटू 30 के अकॉर्डिंग आंसर कितना आ गया, 33। कोशिश करें कि एक बार सारे जब पेपर को फिनिश कर लें तो ओवर कॉन्फिडेंस समझ जाएं, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना, क्योंकि जो एक बार आपके नंबर प्रिंट हो गए वो प्रिंट हो गए। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये भी करा, कुछ गलती से पढ़ने से भी छूट सकता है ना। तो नियर पॉइंट वाला भी हो गया, थिन लेंसेज वाला भी हो गया 11th-12th में। और एक बार देख लिया कि मैंने प्रॉपरली सारे आंसर दिए, किसी में कुछ लिख सकता है, अगर टाइम बचा है 5-6 मिनट 10 मिनट तो उसमें कुछ और अच्छे से लिख के आगे बढ़िए, है ना। मैंने तो क्या टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि मैं इतना ही लिख रहा हूँ, पर आपको ऐसे लिखना है कि सामने वाला समझे, इतना मिनिमम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं।